हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग नेट बैच को टारगेट करते हुए जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा कुकिंग मेथड। यहाँ पे हम लोग कुकिंग या पाक कला या भोजन पकाने की विधियों को पढ़ेंगे। हर विधि का क्या अर्थ होता है, कौन सी विधि, जैसे स्टूइंग है, सिमरिंग है, बॉइलिंग है, ब्रॉयलिंग है, ब्रॉचिंग है, ब्रेजिंग है या फिर ब्लॉन्चिंग, इस तरीके से आप शब्द आगे देखेंगे। और कौन सी विधियों का प्रयोग कितने तापमान पे किया जाता है, किसमें वसा का प्रयोग किया जाएगा, किसमें नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें पाक कला अगर पढ़ना है, भोजन पकाने की विधियाँ पढ़नी है, तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी कि हमें भोजन पकाना ज़रूरी क्यों है। जैसा कि मनुष्य जो है वो भोजन, जो एक पोषण के लिए जो भी भोजन को ग्रहण करते हैं, वो पका हुआ ही भोजन को ग्रहण करते हैं। हम सब तरीके के भोजन को कच्चा नहीं खा सकते, क्योंकि कच्चा खाने से उनमें जीवाणु हो सकते हैं, पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है, डाइजेस्ट नहीं होगा, हो सकता है कि किसी की तबीयत भी खराब हो जाए या फिर पाचन संबंधी कोई रोग उत्पन्न हो जाए। तो भोजन को पकाने के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या रीज़न होता है कि भोजन की जो सामग्री है हम उसे सुपाच्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले उद्देश्य। भोजन को पकाने का जो उद्देश्य है उसमें सबसे पहले है भोजन को सुपाच्य बनाना। भोजन को सुपाच्य बनाना। देखिए, ये जो आपके सामने उद्देश्य शब्द लिख रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे नेट के एग्ज़ाम की बात की जाए, चाहे टीजीटी पीजीटी की। उनमें पूछा जा सकता है कि भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है या क्या नहीं है। तो आपके सामने उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जहाँ पे बात करें कि भोजन को सुपाच्य बनाना, जैसे कि मांसाहारी भोजन, इन्हें हम बिना पकाए ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इन्हें पचाने के लिए पकाना ज़रूरी होता है। दूसरा आप लोग लिख लीजिएगा, रूप सुधारना। रूप सुधारना। भोजन को पकाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि हम भोजन का रूप सुधारना चाहते हैं। जैसे कि आप करेले का देख लीजिए, रूप अगर उसकी बात करें, करेले की होगी, लौकी की होगी, तो देखने में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब इनसे सब्जियां बनाई जाती, कोफ्ते बनाए जाते, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो याद रखिएगा, कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि देखने में तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनका पोषक तत्व, उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। तीसरा आपको अगर बात करें तो याद रखिएगा, पकाने का एक उद्देश्य यह भी है कीटाणुओं को नष्ट करना। कीटाणुओं को नष्ट करना, यह भी भोजन पकाने का एक उद्देश्य होता है। देखिए, कच्चे भोजन में जीवाणु या बैक्टीरिया या कीटाणु होते हैं, मौजूद होते हैं, तो उन्हें हम धुल करके ही, पहली बात तो सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, फिर हमें भोजन को पका करके ही प्रयोग करना चाहिए। अगर दूध की बात करें तो आप जानते ही हैं, दूध अगर कच्चा रहता तो उसमें जीवाणु उपस्थित होते हैं। यही रीज़न है कि जो दूध है उसे उबाल करके ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा, व्यंजनों में विविधता लाना। व्यंजनों में विविधता लाना। ध्यान दीजिएगा, एक ही होती है पनीर, लेकिन उस पनीर से हम कई तरीके की सब्जी, पकौड़े, कटलेट, कोफ्ते, सब चीज़ें बना सकते हैं, पराठा बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें पनीर से बन सकती है। आलू ही उदाहरण ले लीजिए, एक आलू से आप कितने तरीके की सब्जियां, कितने उससे व्यंजन सब बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कुकिंग का एक उद्देश्य यह भी होता है कि व्यंजनों में विविधता लाना। हम जब भोजन को पका करके ग्रहण करते हैं तो हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है कि भोजन का संरक्षण। भोजन का संरक्षण। भोजन का संरक्षण करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुकिंग मेथड को अपनाते हैं, भोजन को पकाते हैं। कैसे? आप जैम जेली के बारे में, मुरब्बा के बारे में जानते ही होंगे। फलों से बनाया जाता है। वो जो कच्चे फल हैं उन्हें हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उन्हें पका करके जैम जेली या मुरब्बे का रूप दे देते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये भोज्य पदार्थ काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। जैसे हरी मटर के बारे में बात की जाए, फ्रोज़न मटर, तो जो सीज़न में हरी मटर आती है आप उनका प्रयोग ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है।
लेकिन उन्हीं मटर को अगर हम उबाल करके उन्हें फ्रीज़र में रख देते हैं, हल्का सा भपा करके उबाल करके फ्रीज़र में रख देते हैं, तो हम उनका काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही टमाटर की प्यूरी की बात करें, आप अगर कोई टमाटर लाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में वो टमाटर ख़राब होने लग जाता है। लेकिन अगर हम टमाटर की प्यूरी बना करके उसे स्टोर करते हैं, उनमें ऐसा पदार्थ मिला दें कि जो उसकी जो लाइफ वैल्यू है, जीवन है, उसको बढ़ा दें, तो इस तरीके के भोज्य पदार्थ काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो याद रखिएगा, भोजन का पकाने की विधियों का यह उद्देश्य होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो विधि है भोजन पकाने की, वह कितने प्रकार की होती है। अच्छा, आपके जो दिसंबर में नेट होने वाला एग्ज़ाम, इसी को टारगेट करते हुए डेली आपको नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मतलब नेट के एग्ज़ाम में जो पहले प्रश्न आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को डेली हम लोग 5-5 प्रश्न सॉल्व करना शुरू किए हैं। आज आपने देखा होगा वीडियो एक अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा, डिटेल भी दिया जाएगा। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो ये PYQ क्वेश्चन है, यही रिपीट भी अक्सर होते हैं, तो आप उन वीडियो को देखते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट भी आसानी से समझ आता जाए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे विधियाँ, भोजन को पकाने की विधियाँ। अगर हम भोजन के पकाने की विधियों की बात करेंगे तो हम उनमें माध्यम देखेंगे, मतलब किस तरीके से भोजन को पकाया जा रहा है। जैसे कि पहली बात लिख लीजिएगा, जल के द्वारा। जल द्वारा, यहाँ पे यह अर्थ है कि हम जब भोजन पकाने के लिए पानी का प्रयोग ज़रूर करें। दूसरा याद रखिएगा, वसा द्वारा। वसा द्वारा भोजन पकाने का यह अर्थ है कि इसमें हम मेन रूप से, मुख्य रूप से हम किसी वसा, तेल, रिफाइंड ऑयल, घी, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। फिर देखिएगा, तीसरा है हवा या वायु के द्वारा। फिर लास्ट होगा वाष्प के द्वारा। वाष्प के द्वारा। तो यह 4 विधियां हैं। इन्हीं 4 विधियों में और अलग अलग नाम आप अब देखेंगे कि हम किन तरीके से भोजन को पका सकते हैं। पहला है वाटर मेथड, फिर है फैट मेथड, फिर है एयर मेथड, फिर है लास्ट में हीट मेथड, या फिर हम लोग वेपर के द्वारा या भाप के द्वारा, वाष्प के द्वारा पकाने की बात कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि जो जल के द्वारा अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की विधियां आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक एक के बारे में डिटेल देखते चलेंगे, क्योंकि स्टूइंग, सिमरिंग, इन सब से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। पहला बात देखिए, भोजन पकाने की विधियां कौन सी है? जल द्वारा। जल द्वारा पहली विधि है उबालना। उबालना, जिसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। ध्यान दीजिएगा, अगर उबालने की बात की जाएगी तो जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस या 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान दीजिएगा 212 होगा, क्योंकि जनरली सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तापमान दुगना हो जाता है। अंकों में बात की जा रही, दुगना हो जाता है। देखिएगा, जब जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, उस उबलते जल में हम जब भोजन पकाने की बात करते हैं तो यह जल द्वारा भोजन पकाने की उबालना या बॉइलिंग मेथड कहलाती है। याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस जल का तापमान, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन से भोजन आएंगे, जैसे कि चावल, आलू, शकरकंद आदि। याद रखिएगा, जब हम पानी में नमक डाल देते हैं, पानी में नमक डाल देते हैं तो तापमान और बढ़ जाता है, मतलब जो पानी है जल्दी ही और उबलना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि इसमें जो उबलता हुआ जो पानी होगा उसमें जो बुलबुले हैं वो ऊपर की सतह तक आते हैं, ठीक है। एक विशेषता यह भी है कि पानी का बुलबुला
पानी के बुलबुले ऊपरी सतह तक पहुंच जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो आप मेथड पहुंचेंगे उसमें बुलबुले उठते तो हैं लेकिन सतह तक नहीं पहुंचते, ये बात की जाएगी। इसलिए ये लाइन आप ज़रूर याद रखिएगा। ये वाले क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो अक्सर ये पूछा जाता है। जल के द्वारा भोजन पकाने की पहली विधि है उबालना, या फिर हम लोग कहें बॉइलिंग। बॉइलिंग में हम क्या करेंगे, पानी का प्रयोग करेंगे। इसमें जो खाद्य पदार्थ है वो पानी में डूब जाता है। पानी का तापमान इसमें 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमें तापमान और तेज़ी से बढ़ाना है, अधिक गर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नमक मिला देंगे, क्योंकि नमक डालने पे तापमान जल्दी और बढ़ जाता है। इसमें चावल, आलू, शकरकंद, इन तरीके के भोज्य पदार्थों को, दाल है, पास्ता है, इन सबको उबाला जाता है और इसमें जो पानी के बुलबुले हैं वो बर्तन की ऊपरी सतह तक पहुंच जाते हैं। हमें बुलबुले आसानी से दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरी विधि, जिसे हम लोग कहते हैं सिमरिंग। पानी के द्वारा ही भोजन पकाने की दूसरी विधि है सिमरिंग। यही शब्द ऐसे भी आपके लिए एग्ज़ाम में लिख के आ सकता है, तो आपको हर तरीके से पढ़ना समझना आना चाहिए। अब सिमरिंग भी क्या है, ये पानी के द्वारा भोजन पकाने की ही एक विधि है और इसमें जो पानी का तापमान है, जैसे अपने पिछली बार देखा अभी उबालने में पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सिमरिंग में जो पानी का तापमान है उबलते हुए तापक्रम से जस्ट नीचे का होता है। मतलब कि पानी उबलने तक पहुँचे लेकिन एकदम उबल ना पाए, उससे थोड़ा सा कम तापमान इसमें होता है। लिख लीजिएगा इसे। इसमें पानी के उबलने के तापक्रम से जस्ट नीचे के तापक्रम का प्रयोग होता है। तापक्रम का प्रयोग होता है। आपके एग्ज़ाम में इसका तापमान पूछा गया है, कई बार एग्ज़ाम में इसके तापमान पूछे गए हैं कि सिमरिंग मेथड में पानी का तापमान कितना होता है। तो आप लोग ऐसे हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा कि इसमें तापमान 82 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 82 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह डेटा ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यही आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है और आयोग ने इसी को आंसर को सही माना है। 98 से 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा तो 100 डिग्री पहुंच जाएगा, मतलब कि पानी के उबलने के तापक्रम तक पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या है, उबलने ना पाए पानी, उससे थोड़ा सा उससे नीचे का तापक्रम होना चाहिए। तो इसमें तापमान होता है 82 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 98 डिग्री सेल्सियस तक। फ़ारेनहाइट पे यही हम बात करें तो ये होगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 210 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी आप इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। इसमें पानी का तापमान तो कम होता है लेकिन भोजन पकाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसमें उन भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है जिसमें प्रोटीन अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, कैसे भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयोग होता है। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों के लिए उपयुक्त। यह विधि प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि मांस। यह जो भोजन है इसको पकाने के लिए ऐसे ही तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे कि मांस, अंडा या प्रोटीन युक्त कोई भी भोज्य पदार्थ हो। समझिएगा कि जो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, अगर पानी का तापमान ज़्यादा होगा तो उनकी बाहरी लेयर कड़ी हो जाएगी। तो बाहरी लेयर जब ठोस होगी तो जो हीट है वो अंदर अच्छी तरीके से नहीं पहुंचेगा, जिससे कि भोज्य पदार्थ अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से कड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भोजन अच्छे से पकते नहीं हैं। तो जो भी प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें पकाने के लिए सिमरिंग
प्रोसेस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग एक भोज्य पदार्थ बहुत ही फेमस डिश है जिसे कहते हैं फरा, शायद आप लोग इसे जानते हो। रोटी होती है चावल के आटे की या गेहूं के आटे की रोटी, उसके बीच में हम लोग दाल भर देते हैं और इसे फोल्ड कर देते हैं गुजिया के शेप में और फिर इसे पानी में उबाला जाता है। बहुत ही फेमस डिश है इसे, जिसे हम लोग फरा कहते हैं। वह इसी विधि से बनाई जाती है क्योंकि इसमें दाल का प्रयोग हो रहा है और दाल कैसा है, आटा का प्रयोग हो या चावल हो या दाल हो, इनमें प्रोटीन की मात्रा होती ही है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। खदकाना या सिमरिंग प्रोसेस क्या है? यह भी जल द्वारा भोजन पकाने की एक विधि है जिसमें पानी का तापमान उबलने के तापमान से ज़रा सा नीचे होना चाहिए। याद रखिएगा कि इसमें जो तापमान है वो 82 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा, इसमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है। अब देखिएगा, सिमरिंग का अर्थ होता है खदकाना। अब हम लोग थर्ड देखेंगे, जल के द्वारा ही भोजन पकाने की नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट नाम लिख लीजिएगा, स्टूइंग। स्ट्यू करना। स्ट्यू करना का अर्थ होगा धीमी आग पर। स्ट्यू करना या धीमी आंच पर पकाना। स्टूइंग मेथड शब्द याद रखिएगा। स्टूइंग मेथड या धीमी आंच पर भोजन को पकाना, धीमी आंच पर भोजन को पकाना या फिर उबालना। अब इस मेथड की क्या विशेषता है? ध्यान दीजिएगा कि यह प्रक्रिया 93 डिग्री सेल्सियस या फिर हम लोग बात करें 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापमान कितना होता है स्टूइंग में? 93 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यह किसका प्रकार है? जल द्वारा भोजन पकाने का ही प्रकार है। इसमें देखिएगा कि जो भी भोज्य पदार्थ है ना, उसे हम क्या करते हैं, इसमें भोज्य पदार्थों को बर्तन के अंदर रखेंगे और इनमें जो आंच है उसको काफ़ी हम धीमी कर देते हैं। बर्तन में इसको रख दिए भोज्य पदार्थों को, उस बर्तन को बंद कर दिया हमने, ढक दिया और इस पे अब भोज्य पदार्थों को हम छोड़ देंगे कि धीमी आंच पे स्ट्यू होता रहे या धीमे धीमे पकता रहे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो भोजन पकाने की जो उबालने विधि है, उबालने विधि या फिर जल द्वारा भोजन पकाने की जो भी विधि है उसमें सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि स्टूइंग ही होगा। स्टूइंग मेथड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही स्टूइंग मेथड, स्ट्यू करना ही, यही भोजन को पकाने की सबसे बेस्ट विधि है। कैसे? हम जल द्वारा भोजन पकाने की विधि पढ़ रहे हैं। अभी इसमें हमने 3 प्रकार पढ़े हैं। पहली बात क्या है? उबालना। दूसरी है सिमरिंग। अब हम देख रहे हैं स्टूइंग। तो उबालना मतलब बॉइलिंग, सिमरिंग, स्टूइंग में स्टूइंग सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भोज्य पदार्थ है उनको धीमी आंच पे पका रहे हैं। पानी उतना ही डाल रहे हैं जितने में भोजन डूब जाए या पक जाए। पानी एक्स्ट्रा नहीं होता है कि उसे वेस्ट होगा, हम फेंकेंगे। और पानी कम है तो भोजन जल्दी ही पकेगा क्योंकि पानी जलाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भोजन को ढक करके बंद करके पका रहे हैं तो भोज्य जो इसके पोषक तत्व हैं वो आँच के द्वारा हटेंगे नहीं भोज्य पदार्थों से। यही रीज़न है कि जल द्वारा भोजन पकाने की जितनी विधियाँ हैं उसमें स्टूइंग सर्वोत्तम विधि है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, आंसर इसका ज़रूर याद रखिएगा। इसमें धीमी आंच पे भोजन को देर तक पकाया जाता है। तो ये था जल द्वारा भोजन पकाने की विधि। अब हम लोग देखेंगे वसा के द्वारा भोजन पकाने की विधि। वसा का मतलब है जब हम तेल या चिकनाई का प्रयोग करेंगे।
देखिएगा स्टूडेंट, अब हम लोग वसा या चिकनाई के द्वारा भोजन पकाने की बात करेंगे। इसमें हम तेल, रिफाइंड, घी या फिर कुछ भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से भी चिकनाई होती है, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, इसमें भी हम लोग 3 विधि देखेंगे। एक होगा गहरी चिकनाई द्वारा तलना। पहली बात देखेंगे हम लोग गहरी चिकनाई द्वारा तलना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डीप फ्राई। भोज्य पदार्थों का डीप फ्राई। डीप मतलब गहरा। गहरा कैसे? हम वसा का प्रयोग कर रहे हैं। वसा के रूप में जैसे कि तेल, घी, रिफाइंड, वसा, चिकनाई आदि का प्रयोग। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें इन्हीं में भोजन पकाने की जो यह विधि है, इसमें हम चिकनाई भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं कि इसमें भोज्य पदार्थ डूब जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से। जो भोजन पकाने की वसा द्वारा में विधि है डीप फ्राई, इसे हम लोग भोज्य पदार्थों को इसमें डुबा देते हैं। जैसे कि समोसा तलना हो गया, आलू की टिक्की बनाना हो, पकौड़े बनाना हो, पूड़ियाँ बनानी हो, तो इसमें हम लोग डीप फ्राई ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो डीप फ्राई है भोजन पकाने की विधि, इसे हम लोग फ्रेंच मेथड भी कहते हैं। फ्रेंच मेथड, ऑल्सो नोन एज फ्रेंच मेथड। याद रखिएगा, फ्रेंच मेथड नाम से कौन सी कुकिंग मेथड जानी जाती है? तो आप कहेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई को हम लोग फ्रेंच मेथड भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें तेल का या चिकनाई का तापमान 190 डिग्री सेल्सियस होता है। तेल का तापमान 190 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें वसा के अंदर भोज्य पदार्थ डूब जाते हैं, जैसे कि समोसा, पकौड़े, पूड़ी आदि। याद रखिएगा कि इसमें हम भोजन को तेल में या फिर रिफाइंड में डुबा करके पकाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि तापमान तो इसमें अधिक होता है, 190 डिग्री सेल्सियस कम नहीं है, तापमान अधिक होता है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि तेल इतना गर्म ना हो जाए कि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि जब भोजन या तेल से जब धुआं निकलना या स्मोकिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तेल, तो उससे हमें गले में जलन होने वाली समस्या उत्पन्न होती है। तो इसीलिए तेल को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए। एक जो नॉर्मल या आदर्श जो टेम्परेचर है वही होना चाहिए, जिस तरीके के भोज्य पदार्थ उसी हिसाब से तापमान भी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें, ये है डीप फ्राई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शैलो फ्राई। दूसरी है वसा के द्वारा भोजन पकाने की विधियों में उथली तलने की विधि। इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे शैलो फ्राई। शैलो फ्राई। अब इसमें देखिएगा, डीप फ्राई मतलब उसमें जो भोजन था वो तेल में डूब गया था, लेकिन शैलो फ्राई में क्या है, इसमें हम तेल का प्रयोग करेंगे लेकिन लिमिटेड मात्रा में, कम मात्रा में। जैसे कि मान लीजिए तवा पे डोसा बन रहा है, कबाब बन रहा है, आलू की टिकिया सेकी जा रही है, ब्रेड सेका जा रहा है, पराठा सेका जा रहा है, तो इसमें हम लोग ऑयल उतना ही लगाते हैं जितना आवश्यक है, जितना भोज्य पदार्थों के द्वारा सोख लिया जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला जाता है, सिर्फ उतना ही घी, तेल, चिकनाई का प्रयोग किया जाता है जितना भोज्य पदार्थों के द्वारा सोख लिया जाता है। जैसे कि डोसा बनाते हैं तो थोड़ा सा ही उसमें ऑयल डालते हैं, चिल्ला बनाते हैं, उत्पम बनाते हैं, अप्पे बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, इन तरीके से। तो इसमें याद रखिएगा तेल का तापमान 160 डिग्री से लेकर के 190 डिग्री
सेल्सियस तक होता है तेल का तापमान। अब तेल का तापमान इतना पहुंच गया है, उसी में हम भोज्य पदार्थों को डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि भोज्य पदार्थ में ऑयल का प्रयोग बस इसीलिए किया जाता है कि जो भोज्य पदार्थ है वो बर्तन में चिपके ना, इसीलिए इसमें इसको क्या कहा जाता है, शैलो फ्राई। इसमें जो चिकनाई है वो कम ही प्रयोग किया जाता है, कम ऑयल तेल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और भोज्य पदार्थ का उदाहरण भी हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड है तलने की शुष्क विधि। तलने की शुष्क विधि, इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे ड्राई फ्राइंग, ड्राई फ्राइंग या फिर ड्राई फ्राई विधि। शुष्क का मतलब ड्राई। अब ध्यान दीजिएगा, कई भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनमें प्राकृतिक रूप से उनमें चिकनाई उपस्थित रहती है, क्योंकि उन पदार्थों से भी हम चाहें तो तेल निकाल सकते हैं, जैसे कि मूंगफली, मांसाहारी कुछ भोजन, मेवे, इन तरीके के भोज्य पदार्थों की अगर बात की जाए, जैसे कि पनीर है या फिर खोआ है। खोआ को भी आप गर्म करेंगे फिर से कढ़ाई पे तो देखिएगा उसमें स्वतः अपने आप प्राकृतिक चिकनाई निकलती है। पनीर में भी चिकनाई होती है कि अगर हमें सिर्फ पनीर को तावा पे फ्राई करना है तो इसमें हमें अलग से ऑयल ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए हम इस विधि को क्या कहते हैं, ड्राई फ्राइंग विधि। याद रखिएगा, इसमें भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से चिकनाई उपस्थित रहती है, चिकनाई उपस्थित रहती है। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे कि मांस, मूंगफली, पनीर, खोआ आदि। ठीक है, ये ऐसे कुछ भोज्य पदार्थ हैं। या तिल भी आपको याद हो, तिल का लड्डू भी बनाना होता है तो ऐसे ही बस हल्का सा कलहार लिया जाता है, इनमें अलग से चिकनाई ऐड नहीं की जाती। तो ये थी वसा के द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियाँ। अब हम लोग देखेंगे हवा के द्वारा भोजन पकाने की विधियाँ। हवा के द्वारा हमें भोजन पकाना है तो इसमें भी हम लोग 3 विधियों का अध्ययन करेंगे। हवा के द्वारा की अगर बात की जाए तो मतलब कि इसमें एयर मेथड से यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम कोई भी चीज़ें, न चिकनाई, न पानी, न मसाले, इस तरीके से कोई भी भोज्य पदार्थों को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, हवा के द्वारा इसमें जब वायु या आसपास का तापमान गर्म होता है तो उसके वजह से भोज्य पदार्थ भी गर्म होना और फिर पकना शुरू हो जाता है। इसमें पहली विधि हम लोग देखेंगे भूनना, इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे रोस्टिंग। याद रखिएगा, नेट के एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में यही शब्द इस तरीके से लिख करके आता है हिंदी वाले सेक्शन में। तो आपको हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ें इसमें नेट के लिए आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो कुकिंग मेथड है सिर्फ नेट ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, MP का टीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी, हर एग्ज़ाम में कुकिंग मेथड से क्वेश्चन बन सकते हैं और आए भी हैं, पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आएगा। तो कुकिंग मेथड में हम लोग देखेंगे जो भूनना है, इसमें सीधे आग के संपर्क में लाकर भूना जाता है। आपको याद होगा कि जब ठंडी का समय आता था तो ठंडी के समय में आग सेकते हुए आलू भूना गया है, शकरकंद भूनी गई है, या फिर हम चाहें तो लाई, चना
आदि भी भून सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? रोस्टिंग। ठीक है, और याद रखिएगा अगर बात की जाए इसके साथ ही पापड़, भुट्टा आदि। एक चीज़ रुकिएगा ज़रा सा, इसमें आपको ध्यान देना है ये कि इसमें जो तापमान सीधे क्या है, आग के संपर्क में हम ला करके भून रहे हैं, तो इसी के द्वारा आलू, शकरकंद इन सब चीज़ों को आग में रख करके हम भून सकते हैं। तो अब दूसरी विधि हम लोग देखेंगे। पहली विधि हो गई है हवा के द्वारा में रोस्टिंग। दूसरी विधि देखिएगा, इसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, जो भी आपने देखा रोस्टिंग, उसमें भी दो मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सीधे आग के ऊपर, आँच के ऊपर भोज्य पदार्थों को रख देते हैं, जैसे कि गैस के ऊपर रख करके पापड़ को भूनना या फिर भुट्टे को भूनना। और कई ऐसे भी विधियाँ, कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको भूनने के लिए हम कुछ ना कुछ पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि काला नमक या फिर रेत। तो रेत या काला नमक में चना है, मूंगफली है, पापड़ी है या फिर लाई है, चावल है, इन्हें डाल करके भी भूना जाता है। तो ये दोनों ही रोस्टिंग के अंतर्गत ही आएंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है दूसरा, धातु के बर्तन में भूनना। बर्तन में भूनना, इसे हम लोग कहते हैं पैन ब्रॉयलिंग। यह विधि कहलाती है पैन ब्रॉयलिंग। ध्यान दीजिएगा कि आपने कई ऐसी देखी होंगे हीटर या फिर हम लोग कहें टोस्टर, कि जिसमें एक टोस्टर के ऊपर पे मान लीजिए ये टोस्टर है, मान लीजिए टोस्टर है, उसमें आपको इस तरीके की धारियाँ दिखती होंगी। ऐसे धारियाँ तावा पे ही बनी रहती। इसी पे हम ब्रेड रख दें, ऑमलेट डाल दें, अंडा डाल दें तोड़ करके, या फिर मांसाहारी भोजन रख दें, पनीर रख दें, वो इसमें क्या होगी, भुन जाएगी। तो इसमें भी हम भून रहे हैं, लेकिन इसके लिए धातु के बने बर्तन का प्रयोग कर रहे हैं। यही विधि कहलाएगी पैन ब्रॉयलिंग। इसे ही हम लोग कहते हैं भूनने की, हवा द्वारा भूनने की विधि में ब्रॉयलिंग। ठीक है, ब्रॉयलिंग क्या है? एक होता है फ्रेंच शब्द जिसका अर्थ होता है बर्न या फिर जलाना। ब्रॉयलिंग शब्द कैसा शब्द है? ध्यान दीजिएगा कि ये फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्न। बर्न का मतलब जलाना। अब इसमें हम क्या कहते हैं? भोजन को धातु के बने बर्तन में रख करके आँच के द्वारा जलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत हम अगर बात करें तो कुछ भोज्य पदार्थ आएंगे, जैसे कि सूजी को भूनना हलवा बनाने से पहले, दलिया भूनना, दलिया भूनना, पराठा भी सेक सकते हैं ऑयल फ्री अगर बनाना हो आदि। कई बार आप देखे होंगे कि रोटी भी कई लोग गैस पे रखे बिना तावा पे ही सेक लेते, तो वो भी ब्रॉयलिंग की ही एक प्रकार है, जिसमें हम हवा के द्वारा भोजन को पकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, हवा के द्वारा भोजन पकाने की लास्ट एक विधि है तंदूर में पकाना। तंदूर में पकाना, और इंग्लिश में इस विधि को कहते हैं बेकिंग। इंग्लिश में इसी विधि को कहा जाता है बेकिंग। ध्यान दीजिएगा, इसमें भोजन को पकाने के लिए एक हीटर के, एक बॉक्स के रूप में तंदूर या ओवन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ओवन गर्म होगा तो उसके अंदर जो भोजन रखा है वो भी उनकी गर्माहट से पकना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि जैसे कि बिस्कुट, ब्रेड, केक, पिज़्ज़ा का जो ये बेस होता है, इन सबको पकाने के लिए इन्हीं विधि का, मेथड का प्रयोग किया जाता है। कुकीज़ बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, पेस्ट्री बनाना हो, इन सब विधियों के लिए। इसमें क्या करते हैं कि व्यावसायिक स्तर पे ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक स्तर पे इस विधि का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। व्यावसायिक स्तर पर अधिक प्रयोग
जैसे बेकरी वगैरह होती है तो वहाँ पे इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। बड़े ओवन या तंदूर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ओवन या तंदूर गर्म होते हैं तो उनके मध्य में रखा हुआ भोज्य पदार्थ भी गर्माहट के कारण, आँच के कारण, गर्माहट या ऊष्मा के कारण पकना शुरू हो जाता है। तो यह विधि थी हवा के द्वारा भोजन पकाने की। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट विधि। हवा के द्वारा या एयर के द्वारा 3 ही प्रकार पढ़ना था, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वाष्प के द्वारा भोजन पकाने की विधि। वाष्प के द्वारा भोजन पकाने की अगर विधि की बात की जाए तो एक होगी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का क्या अर्थ है? हम भाप के द्वारा भोजन पका रहे हैं, ठीक है। हमने किसी बर्तन में पानी डाला, उस पानी के गर्म होने की वजह से भाप या स्टीम या वेपर उठना शुरू हो गया। जैसे ही भाप उठा तो उसके संपर्क में अगर कोई भोज्य पदार्थ आता है तो भोजन पक जाएगा, ठीक है। तब वाष्प की विधि में एक प्रकार होती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो भोजन है उसमें वाष्प जो है, किसी भी भोज्य पदार्थ में वाष्प जो है भोजन के अंदर घुस करके भोजन को पकाने का प्रयास करती है। और इसमें तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापमान इसमें कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और भोजन के अंदर वाष्प प्रवेश करके भोजन पकाती है। और इसमें जालीदार ढक्कनदार बर्तनों का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ज़रा सा रुकिएगा। जालीदार या ढक्कनदार बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये प्रत्यक्ष विधि के बारे में नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ये वाष्प की विधि का विशेषताएं लिख रहे हैं। अभी इन दोनों को हम लोग अभी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यक्ष विधि में यह है कि जैसे कोई छिद्रयुक्त बर्तन है, छिद्रयुक्त जालीदार कोई बर्तन है, उस बर्तन में हमने कोई भोज्य पदार्थ रख दिया, अब भाप लगेगी और भोजन पक जाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या है? इसमें जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें सीधे भाप नहीं लगता है। हम भोजन को किसी डिब्बे के अंदर रख करके फिर भाप के संपर्क में लाते हैं, वाष्प के संपर्क में लाते हैं, तब भोजन पकता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहे हैं। पहला उदाहरण है इडली, फिर ढोकला, फिर मोमोज। यह ऐसे कुछ भोज्य पदार्थ हैं जिनको एक जालीदार छिद्रयुक्त प्लेट में रख दिया जाता है। अब इनको क्या किया गया? इससे बड़े जालीदार बर्तन में रखा गया। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब यहाँ से फ्लेम से आग पहुँच रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी गर्म होना शुरू हुआ, गर्म होने की वजह से भाप उठा, तो जैसे भाप उठा इन्हीं भोज्य पदार्थों तक वह भाप पहुँचा। अब ये जो छिद्र है यहाँ से भोजन के अंदर वाष्प पहुँची और भोजन पक गया। अब अप्रत्यक्ष विधि क्या है? जैसे कि कुकर में दाल एवं चावल एक साथ पकाना। हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट, हॉस्टल क्या, जो भी अपनी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, बाहर शहर में रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, तो वो इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या है? इसमें जालीदार बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि जाली के ऊपर भोज्य पदार्थों को रख देते हैं। जब उनमें पानी के द्वारा बनाई गई वाष्प पहुँचती है तो भोजन भी पक जाता है। लेकिन उसमें क्या है? भाप सीधे भोज्य पदार्थों पे लग रहा है। जैसे ढोकला पका रहे हैं तो इसमें सीधे भाप पहुँचेगी, ढोकला में, इडली में, मोमोज में सीधे वाष्प पहुँचती है। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि क्या है? इसमें भी भाप से पक रहा है। कैसे? जैसे हमने एक कुकर में दाल डाल दी है, ठीक है।
और उसी में एक डिब्बे में चावल और पानी डाल दिया है। तो जिस डिब्बे में हमने चावल रखा है, जब वह डिब्बा गर्म होगा, कैसे गर्म होगा? उसी पानी के द्वारा बनाए गए भाप से जब वो डिब्बा गर्म होगा तो उसके अंदर मौजूद चावल भी पकना शुरू हो जाएगा। तो वाष्प द्वारा भोजन पकाने की यह अप्रत्यक्ष विधि है या इनडायरेक्ट मेथड। चलिए, यहीं तक थी मुख्य विधियों के प्रकार, जो कि एग्ज़ाम में आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सबका तापमान, टेम्परेचर अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं, जैसे पोचिंग है, ब्रेजिंग है, ब्लांचिंग है, ये क्या होता है। तो अब हम लोग कुछ अन्य विधियां भी देख लेते हैं। अन्य विधियों की अगर बात की जाए तो देखिएगा इसके अंतर्गत आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रेजिंग मेथड। ब्रेजिंग विधि, इंग्लिश में कहेंगे हम लोग इसे ब्रेजिंग मेथड। भोजन पकाने की जो यह विधि है, इसमें जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हें पहले हम लोग डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई, चिकनाई में, तेल में डाल करके पहले उन भोज्य पदार्थों को तेज़ आंच पे डीप फ्राई किया जाता है। उसके बाद उनको दूसरे बर्तन में मसाले, हल्की सी चिकनाई, पानी डाल करके लंबे समय तक पकाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मिक्स वेज की जो सब्जियां बनती हैं, मिक्स वेज की, तो उसमें सब्जियों को पहले डीप फ्राई कर लिया जाता है। जैसे आलू है, गोभी है, पनीर है, इन सब को हम लोग डीप फ्राई कर लेते हैं। फिर दूसरे कढ़ाई या पैन में हल्का सा ऑयल, मसाला, पानी डाल करके इन भोज्य पदार्थों को फिर से हम लोग पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यही विधि क्या कहलाती है? ब्रेजिंग। देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। पहले सब्जी या मीट को तेल में भूरा किया जाता है। फिर कढ़ाई में या फिर दूसरे पैन में मसाले, पानी, सॉस आदि को डालकर पकाया जाता है। धीमी आंच पर पकाया जाता है। ठीक है, तो यही विधि कहलाती है ब्रेजिंग मेथड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पोचिंग मेथड क्या होता है। नेक्स्ट है पोचिंग विधि, पोचिंग मेथड। ध्यान दीजिएगा, इसमें भोजन को पकाने के लिए पानी, दूध या वाइन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो पानी का तापमान है वो बहुत उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। उबलते हुए पानी से थोड़ा कम ही तापमान होता है। जैसे आपके सामने लिख देते हैं 60 से 88 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान होना चाहिए। 60 से 88 डिग्री सेल्सियस, पानी बहुत उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। और इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? दूध, वाइन, जल आदि का। तो अब चाहे दूध का तापमान हो तो भी 60 से 88 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वाइन का भी और जल का भी। कोई भी पदार्थ हम यूज़ करें भोजन को पकाने के लिए, इसमें तापमान इतना ही होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो भोज्य पदार्थ है, जैसे कि अंडा, पोर्क, बीफ, मांस, इन सबको हम इसमें डुबा करके छोड़ देते हैं। मसाले, सॉस भी डाल देते हैं। इसमें हम छोड़ देते हैं भोज्य पदार्थों को, ताकि ये धीरे धीरे इतने ही तापमान पे पकता रहे। ठीक है, और मसालों का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो इसे बाद में अलग से फिर से फ्राई कर सकते हैं या तल सकते हैं, तो उसमें अलग से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पोचिंग क्या है? इसमें पोच्ड एग बहुत ज़्यादा फेमस है इस समय पे। इसमें जो पानी का तापमान है वो उबलता हुआ नहीं होना चाहिए।
उबलते हुए पानी से थोड़ा सा कम तापमान का पानी होना चाहिए कि उसमें बुलबुले दिखे ही ना। तो इसमें पानी का जो तापमान 60 से 88 डिग्री सेल्सियस होगा। तो हम दूध, वाइन कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम मीट, मांस, बीफ, पोर्क, अंडे इन सबको डाल करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। यही क्या कहलाती है? भोजन पकाने की पोचिंग विधि। अब देखिएगा, एक शब्द आपने सुना होगा, ब्लांचिंग। भोजन पकाने की विधि तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी ब्लांचिंग शब्द आपसे काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। शब्द है ब्लांचिंग। ध्यान दीजिएगा, इसमें गर्म पानी में भोज्य पदार्थों को डुबा करके निकाल लिया जाता है। क्या करते हैं? इसमें गर्म पानी में, गर्म जल में भोज्य पदार्थ डुबाकर निकाल लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 मिनट के लिए। तो यह विधि की जाती है, ब्लांचिंग कहलाती है। इसमें क्या करते हैं? जो भोज्य पदार्थ हैं उनको हम पानी में डुबाए और निकाल लिए। यह क्यों की जाती है? जो कि ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे साग सब्जियां होती हैं, सोआ, पालक, बथुआ, मेथी, कि जिसमें कुछ ना कुछ गंदगी, बैक्टीरिया होते हैं। तो जब पानी के संपर्क में वो आएगा तो क्या होगा? जीवाणु उसके नष्ट हो जाएंगे। दूसरा बात कि जो भी एंजाइम पाए जाते हैं फलों में, सब्जियों में, तो उन एंजाइम की जो क्रिया होती है या फिर उनके प्रभाव जो होते हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए भोज्य पदार्थों में ब्लांचिंग की जाती है। इसके बाद देखिएगा कि जब हम ब्लांचिंग करते हैं तो इसमें भोज्य पदार्थों की जो गंदगी है, चिकनाई है, जीवाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनके रंगों में और भी अतिरिक्त चमक आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें उबलते पानी में भोज्य पदार्थों को डाला जाता है थोड़ी देर के लिए ही, और उनसे निकाल करके डायरेक्ट फिर सीधे ठंडे पानी में, बर्फ़ के ठंडे पानी में भोज्य पदार्थों को एक बार और फिर से डुबाया जाता है। तो इससे क्या होता है? उनका भोजन का भोज्य पदार्थों का रंग भी पक्का बना रहता है, चमकदार होता है और जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा रंग, आकार, स्वाद जल्दी ख़राब नहीं होता। तो यही विधि कहलाती है ब्लांचिंग। ठीक है, तो यहीं तक था वीडियो। उम्मीद है आज भी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।